अस्सलामुअलैकुम। तो ये लेक्चर फोर्थ है। दिस इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें हम टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो डिपॉजिट होते हैं ब्लड वेसल्स पे या बाकी टिश्यूज़ पे, जो उसको जब उसको डैमेज करते हैं, जो मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस उन टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। एक्चुअली ये सीरम में जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो सॉल्युबल होते हैं, दोज आर सॉल्युबल। मगर जब उनके कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, when they form complexes, big complexes, they become insoluble. So type third hypersensitivity reaction, it is immune complex mediated hypersensitivity. इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी और आईजीएम। मोस्टली इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी काम करता है और थोड़ा बहुत इम्यूनोग्लोबुलिन एम का भी रोल है। सबसे पहले इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होगा। ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जब सॉल्युबल नहीं होंगे तो दे गेट डिपॉजिटेड एट वेरियस साइट्स इन द बॉडी, और जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है। बस सिंपल इतना ही है ये टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसमें और पॉइंट्स देखते हैं हम। इसके जो मेन पॉइंट्स है, एंटीजन्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दिस एंटीजन्स में भी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सोजेंस और एंडोजेंस एंटीजन्स। एक्सोजेंस एंटीजन्स में प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेंस ड्यूरिंग सम इन्फेक्शन, जो बाहर से आएंगे पैथोजेंस प्रोड्यूस करेंगे। और एंडोजेनस एंटीजन सेल्फ एंटीजन सच एज प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, डीएनए, दीज में एक्ट एज सेल्फ एंटीजन्स। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी के अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स काम करते हैं। मैस्ट सेल्स, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये सारी सेल्स इसमें काम करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थर्ड में। जैसे हमने पहले पढ़ा था, इट कैन बी लोकलाइज्ड और सिस्टमिक। पहले वाले में जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था, उसमें भी लोकलाइज्ड और सिस्टमिक रिस्पॉन्सेज देखे थे हमने। इसमें भी लोकलाइज्ड टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, जो डैमेज इज लिमिटेड टू द एरिया वेयर द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर फर्स्ट डिपॉजिटेड। जहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होते हैं, इंसॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, वहीं पे डैमेज होता है। करेक्टराइज इसकी कैरेक्टरिस्टिक पेन है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, और ये ह्यूमन्स में बहुत रेयर है। अगर हम सिस्टमिक टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो इट ऑकर्स ऑन द मल्टीपल साइट्स इन द बॉडी, जहाँ पे डैमेजेस होते हैं, मतलब फैला हुआ है पूरी बॉडी में, जॉइंट्स वगैरह सब जगह होता है ये सब सिस्टमिक। तभी इसको सिस्टमिक टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे होती है, आप पढ़ेंगे आगे, तो उसमें इसका रोल है सिस्टमिक टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी का। अगर हम एग्जाम्पल है इसकी सिस्टमिक टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एसएलई जिसको हम बोलते हैं, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस आरए जिसको हम बोलते हैं, इसमें सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन सच एज डीएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, एंड जो एंडोजेनस एंटीजन्स होते हैं उनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनती है। तो इट रिजल्ट्स इन दिस सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट। यहाँ पे जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आप लोग याद रखना, ऑटो एंटीबॉडीज जो बनती है, दे आर फॉर्म्ड अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये चीज़ याद रख लेना आप। यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, स्मॉल होते हैं। जैसे ये दो एंटीबॉडीज मिली आपस में, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, स्मॉल कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज़ सॉल्युबल। इसके साथ कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, कंप्लीमेंट प्रोटीन इसके एफसी रीजन के साथ बाइंड करेगा और कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, और उसकी वजह से ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर क्लियर्ड बाय द फैगोसाइटोसिस। उसके बाद फैगोसाइटोसिस होगी और पूरे कॉम्प्लेक्स की न्यूट्रोफिल्स आएंगी, वो इसको फैगोसाइटोज करेंगी और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ख़त्म कर देंगी। सो इट कैन नॉट बी डिपॉजिटेड, इट विल नॉट डिपॉजिट ऑन एनी साइड ऑफ एनी व्हाट आई से एनी टिश्यू। ये किसी भी टिश्यू पे डिपॉजिट नहीं हो सकता क्योंकि ये सॉल्युबल था नॉर्मल कंडीशंस में। तो इसको इसकी फैगोसाइटोसिस हो गई न्यूट्रोफिल्स की वजह से, तो ये ख़त्म हो गया। अब जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बिगर बनते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती है, इनके साथ फिर एंटीजन्स मिलते हैं, ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वही डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिगर साइज इसने अटेंड किया, इनसॉल्युबल हो गया। इसको इसकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकती, न्यूट्रोफिल्स इसको फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते क्योंकि साइज़ बिगर है। ये फिर इसका क्या होता है, इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन द बॉडी, इन मतलब बॉडी के किसी टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे किडनी पे
वहाँ पे ये कॉज करेगा ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, या जॉइंट्स पे जैसे आर्थराइटिस की बात की हमने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्मॉल ब्लड वेसल्स पे ये डिपॉजिट हो जाएगा, वैक्यूलिटिस जिसको बोलते हैं हम। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे ये ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई जा रही है ये डिपॉजिट कैसे होता है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, ठीक है, वी हैव गॉट लॉट ऑफ एंटीबॉडीज़, और यहाँ से हमारे पास एंटीजन्स भी है। जब ये एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं तो दे फॉर्म ए कम्प्लेक्स, इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंटीबॉडी है, दिस इज एंटीबॉडी, दिस इज एंटीबॉडी, दिस इज एंटीबॉडी, एंड दिस आर एंटीजन्स, ठीक है, ये एंटीजन्स है। ये एक कम्प्लेक्स बनाते हैं, इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स। जब यहाँ पे इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स बनता है तो आफ्टर दैट ये डिपॉजिट हो जाता है कहीं जगह, किसी जगह पे, किसी मतलब यहाँ पे मानो यहाँ पे इस एंडोथेलियल लाइनिंग पे डिपॉजिट हो गया ये कम्प्लेक्स, ठीक है। अब जब ये डिपॉजिट हो गया, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे किया जाएगा? अब इसमें कम्प्लीमेंट प्रोटीन C1 आएगा, जो आपने पहले ही पढ़ा है। वो इन FC रीजन्स के साथ बाइंड करेगा। FC रीजन्स के साथ जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे C3b प्रोटीन होगा। C3b प्रोटीन क्या करेगा, वो C3b प्रोटीन इसको रफ बना देगा, इस लाइनिंग को, ताकि ये पूरा एरिया जो है इसको इसकी फैगोसाइटोसिस हो जाए, इस इन इन ये जो इसमें कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके साथ। फिर न्यूट्रोफिल्स आती है इनको फैगोसाइटोसिस करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स को। ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स, इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो ब्लड वेसल्स में बन गए। अब इनको ये न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रलाइज, इनको ये इनकी फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बिगर हो जाता है। अब न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, ये टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती है। जब इसने टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ किए तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इस टिश्यू पे आ जाता है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे एक्सपोज हो जाता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होने लगता है। इसकी वजह से यहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाती है, वेसोडाइलेशन की वजह से यहाँ पे परमेबिलिटी बढ़ेगी। परमेबिलिटी बढ़ी तो इन जो ये रीजन्स खाली हो गए, यहाँ पे भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा टिश्यू है डैमेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है जब ये टिश्यू यहाँ पे डैमेज होता है, हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स है उन्होंने टॉक्सिक कंटेंट्स रिलीज़ किए, जिसकी वजह से ये पूरा टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है। इसकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाई, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह सब इन्फेक्शंस हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा पूरा टिश्यू यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। तो यही मकसद है इसका, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी का, टिश्यू डैमेज होता है इसमें। अब अगर इसको समराइज़ किया जाए तो समराइज़ इसको ऐसे करते हैं हम, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है ये, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें इंसॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो ब्लड वेसल्स में या कहीं टिश्यूज़ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिटेड वेरियस साइड्स ऑफ द बॉडी, डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, ये सबसे पहले C3 यहाँ पे आता है, और वो यहाँ पे जुड़ जाता है इन सेल्स के साथ, एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ। जब ये जो कम्प्लेक्स पूरा का पूरा कम्प्लेक्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ताकि कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो और इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसॉल्युबल कम्प्लेक्स बन चुका है। कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है यहाँ पे, बट इट कैन नॉट जस्ट व्हाट आई से डिग्रेड ऑल दिस थिंग्स हियर, इट कैन नॉट एनग्लव दिस थिंग। जब न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आती है तो वो इसकी फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते, ये दिस इज इंसॉल्युबल ह्यूज कम्प्लेक्स, लार्ज साइज कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो इस हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड में क्या चीज़ याद रखनी है आपको, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, टिश्यू डैमेज होता है। नंबर टू, इसमें कौन से दिस इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और इसको क्या बोलते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं हम लोग। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड देयर आर सम अदर थिंग्स, इसके अलावा आपको इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है, जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, इसकी वजह से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सीरम सिकनेस होती है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस होता है, इससे सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, या सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, या आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन हमेशा याद रख लेना आप। आर्थस रिएक्शन किसकी वजह से होती है, इट इज़ टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसकी वजह से होता है, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। एंड SLE किसकी वजह से होता है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इट इज़
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये इसके अलावा और एक लेक्चर होगा इस पे इंशाल्लाह कल।